आजकल जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले माहौल ठीक रहता है। जब इलेक्शन में कोई भी जीतता है बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को हैक किया गया है। तो वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है क्या? अभी मेरे साथ खुद स्कैम होने के लिए अभी 1 महीना पहले हुआ। मैं इंडस्ट्रियल का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, तो वो क्रेडिट कार्ड से मेरे को बार बार कॉल आ रहा है। सर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसमें दोनों में फर्क क्या है? मेरा 10वीं खत्म होते ही मैं सोच लिया था कि मेरे को अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है। मैंने एमटेक भी कर लिया, मास्टर्स खत्म कर लिया, तो तभी मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, टेक्निकली तो मैंने साउंड हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा स्किल्स बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एमबीए किया। तो मेरे को मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ गया। मेरा कंपनी स्टार्टिंग से आपको बोलेगा वो सप्लाई लीजिए, आपका ये पेपर प्रोसीजर है, आप ये कर दे दीजिए, उधर उनको ये कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस आपको दे देगा पैन इंडिया किधर भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंबई से बाहर के भी लोग हैं, उनको नहीं पता कि सीसीटीवी हमें पूरा सेटअप लेना पड़ता है। क्लाइंट के ऊपर है कि मेरे को 1 महीने का बैकअप चाहिए कि 2 महीने का बैकअप चाहिए कि 15 डेज। सर, जैसे कि कोई ऑफिस है जो किसी का हाउस है तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी के ऑप्शन आ रहे हैं कैमरा के अलावा? उसमें नंबर डिटेक्ट करता है। मतलब जैसे अभी रास्ते में आप चल रहे हैं, गाड़ी कोई रश ड्राइविंग कर लिया या कोई स्पीड में चला गया, किसी को एक्सीडेंट कर चला गया, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव भी करते हैं, तो पहले डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो किसका गाड़ी नंबर डिटेक्ट नहीं। अच्छा, ये जो माइक्रो कैमरा रहता है तो कहाँ यूज होते हैं? मतलब लीगल होते हैं, इलीगल होते हैं? एक बाघ आया, एक आदमी को उठा कर ले गया, क्लियर पिक्चर पूरा दिख रहा है। तो लोग घरों में, फार्म हाउस में, बिल्डिंग में कैमरा लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि मिसयूज ना हो जाए, लाइक कोई हैक ना कर ले। हमारा कंपनी 2 चीज में बहुत अच्छा है। कस्टमर एक बार आता है, अगर बार बार आता है तो क्लाइंट बनता है। कंपनी का आपने रखा है नाम रुद्र इनोटेक, हम्म। तो ये खुद के नाम पे रखा है आप। और इनोटेक का मतलब क्या होता है? अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहा हूँ गुजरात में, हैदराबाद में, दिल्ली में। कोई ऐसी आदत जो आज भी आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई हो? 2022 से पहले था एम्प्लॉय, अभी मैं हूँ एम्प्लॉयर। आजकल मोबाइल लोग वाईफाई या डेटा ऑन करके सो जाते हैं, तो क्या उस टाइम पे भी उनकी बातें सुन रहा होता है कोई? डाटा बंद कर ही आपको सोना चाहिए, मोबाइल को दूर रख कर ही आप सोइए। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो दूसरा जज कर रहा है, और वो कौन? कोई पर्सन नहीं है, वो आपका इंटरनेट जज कर रहा है, और आपका इंटरनेट जज कर पूरा मार्केट में वो बात आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज राजपूत। द राज रूम में आज ऐसे मेहमान आए हैं जो कि फिल्में बहुत 3-4 कैमरों से शूट होती है, लेकिन इनके आगे पीछे और एक कैमरों के साथ घूमते हैं। एक अलग इंडस्ट्री से हैं, लाइक जो आज प्रेजेंट में चल रही है, जैसे टेक्नोलॉजी। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, उनसे मिलवाना चाहूँगा। उनका नाम है मिस्टर रुद्र पटनायक, जो कि फाउंडर हैं रुद्र इनोटेक के, जिन्होंने करीब, जैसे कि राम जी जब वनवास गए थे तो 14 साल का पूरा वनवास था, उन्होंने 14 साल अपनी इस इंडस्ट्री को दिए हैं और करीब ट्रस्टेड क्लाइंट बनाए हैं। आज से 400-500 ट्रस्टेड क्लाइंट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं मिलवाता हूं रुद्र जी से। हाय रुद्र जी। हेलो। तो रुद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, द राज रूम शो में आए, और कुछ लोग समझते हैं द राज रूम ये रहस्यों का घर है, लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअली मेरे नाम का जो स्पेलिंग है वो RAAZ है, तो ये मेरा घर है। अच्छा। और मैं अपने घर में गेस्ट को बुला के जो जानकारी होती है, उनकी लाइफ का स्ट्रगल होता है या उनकी जो तरक्की होती है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं या जिस चीज़ की जानकारी नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते हैं। हालांकि अभी तक हमारे स्टूडियो में जितने भी लोग आए बॉलीवुड से आए हैं। आप ऐसे शख्स हैं कि एक अलग ही इंडस्ट्री से आए हैं, और प्रेजेंट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ज़्यादा महत्व है जी। तो कुछ हमारे दर्शकों को सीखने का मिलेगा, मतलब रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। जब आप टेक्नोलॉजी की लाइफ, मतलब पूरी इंडस्ट्री में हैं, 14 साल से हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वो 14 साल का होता है, लाइक लगभग 9th क्लास में जाता है। तो आप जब उठते हैं सो के या जब सोते हैं, तो टेक्नोलॉजी आपके आसपास रहती है या व्यायाम, या कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है? मोबाइल से होती है या कुछ नहीं, योग से होती है? मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ।
दिन की शुरुआत में अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले जब सुबह मैं उठता हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ डिटॉक्स वाटर लेता हूँ। जी। जैसे चिया सीड्स हो गया, आंवला जूस हो गया, कुछ नहीं हुआ तो हनी और नींबू उसके गर्म पानी के साथ लेता हूँ। कुछ ना कुछ डिटॉक्स, क्योंकि सुबह सुबह मेरा ये है कुछ ना कुछ डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, चाहे किधर भी जाऊँ मैं, चाहे बॉम्बे में रहूँ, दिल्ली में रहूँ, होम टाउन में रहूँ, किधर भी बाहर भी गया हूँ, दुबई गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, जिधर भी गया हूँ, डिटॉक्स वाटर मेरा कंपलसरी है। रात को ही प्लानिंग हो जाता है कि कल मुझे डिटॉक्स वाटर क्या लेना है। ओके। तो सबसे पहले डिटॉक्स होने के बाद बॉडी एकदम डिटॉक्स होता है तो दिमाग आराम से तेज दौड़ता है, दिन भर का एनर्जी अपने को मिलता है। तो पहले हेल्थ से शुरू करते हैं। हाँ। आपका दिन जो होता है हेल्थ से स्टार्ट होता है, जी जी। टेक्नोलॉजी से नहीं होता है। नहीं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में तो लोग टेक्नोलॉजी अब मोबाइल बगल में रखते हैं। वो जब उठते हैं उनकी नींद खुलती है तो वो पहले मोबाइल देखते हैं कहाँ पर है, वो मोबाइल देख के उसको लग जाते हैं जो भी सोशल साइट्स है या मोबाइल में। तो रुद्र जी मुझे ये बताइए कि आपको इसमें 14 साल हो गए लगभग, तो आप तो बिल्कुल इसकी एक लाइक ज्ञानी हो गए, जैसे तपस्या करके कोई संत बन जाते नहीं हैं। नहीं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, अच्छा। अभी भी सीख रहा हूँ। ये क्या अभी जो हम लोग का चल रहा है जी आज के भाग दौड़ में, आप ऑलवेज डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, जी आपको डेली लर्निंग करना पड़ता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है। आप 10 साल पहले देखिए गाड़ी किस तरह से आता था, अभी किस तरह से गाड़ी आ रहा है। राइट। 10 साल पहले हम लोग जिस रास्ते में जा रहे थे, अभी रास्ता क्या डेवलप हुआ है। 10 साल पहले हम लोग जो फ्रिज यूज़ करते थे, अभी 10 साल के बाद कितना टीवी यूज़ करते थे। 10 साल पहले पहले आप देखिए कैसा बॉक्स वाला टीवी आता था, राइट। 25 साल तक वो काफ़ी दिन चला। बाद में नॉर्मल टीवी, एलसीडी आया, एलईडी आया, प्लाज्मा आ गया। अभी तो इतने टेक्नोलॉजी आ गया, 4K, ये वो बहुत सारे टाइप के आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आपको ऑलवेज अपडेटेड रहना है। जी, मैं वही पूछने वाला था कि 14 साल में और अभी प्रेजेंट में क्या बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी में, कि सिर्फ जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसी में आए हैं या और भी चीज़ों में आए हैं? बहुत सारे चीज़ में बदलाव, क्योंकि आज हर चीज़ में जैसे इंसान ही अपडेटेड होते जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड हो रहा है। हर चीज़ में आप देखेंगे, हर टेक्नोलॉजी में, हर जगह पर आपका तरक्की बहुत हो रहा है। हर जगह पर आप देखेंगे डेवलप जैसे हो रहा है, तो वैसे हर जगह हर फेज में डेवलप पे डेवलप हो रहा है। तो आपको अगर इस फील्ड में या कोई भी फील्ड में, तो आपको ऑलवेज सीखना पड़ेगा और आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। तो सीखना कभी भी कम नहीं होगा, जी चाहे आदमी 60 हो जाए, आपको सीखने का जज्बा रहना चाहिए आपके अंदर। जी। तो सर आपने जो रुद्र इनोटेक है कब फाउंडेड की थी कंपनी? ये मैंने 2022 दिसंबर में बनाया था। अच्छा अच्छा, अभी कितने एम्प्लॉय हैं कंपनी में? पहले तो शुरुआत मैंने 3-4 लोगों से किया था, जी स्टार्ट किया, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ सीखा, आगे पीछे कुछ गिरा कुछ उठा, धीरे धीरे करते करते अभी 35-40 एम्प्लॉय मेरे पास हैं क्या ऑन बात रोल है। पे। नहीं नहीं, काफ़ी अच्छी, मतलब 3 साल में अगर 35 एम्प्लॉय हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब और ये ऑन रोल स्टाफ हो गया। हम लोग क्या होता है कि कोई कोई प्रोजेक्ट के लिए ऑफ रोल स्टाफ भी लेते हैं, वो अगर जुड़ेंगे तो अराउंड 100+ हो लाइक जाएंगे, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। क्योंकि जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी फील्ड वर्क रहता है मैं कर लेता हूँ, लेकिन हमें सिविल का हेल्प लगता है। जी तो सिविल का के हम तो टीम नहीं है सिविल का, तो हायर करना पड़ता है। जी। जो मैकेनिकल काम कुछ आ जाता है तो मैकेनिकल टीम हायर, और जो कि कंटिन्यूसली हमें लगता ही है। फैब्रिकेशन वर्क हो गया, जी ये हो गया, तो उसके लिए अलग से टीम नहीं है हमारे पास। तो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन, जो कि उनको कंटिन्यूस, हम भगवान की दया से कंटिन्यूसली काम उनको भी जा रहा है, हमें भी आ बराबर। रहा है, राइट तो राइट उनको भी राइट जा रहा है। राइट राइट। एक टीम बना हुआ है। अगर वो देखेंगे तो अराउंड 150 टीम हो जाती है हम लोग, जो कि 150। रेगुलरली हमारा कुछ ना कुछ जी काम के रिलेटेड डिस्कशन वगैरह चालू रहता है। ओके। तो सर मुझे ये चीज़ बताइए कि एक आपने बताया कि समय के अनुसार टीवी पहले ऐसे आता था, ये चीज़ ऐसे आता था, ये तो हार्डवेयर हो गया। हम्म। सॉफ्टवेयर में अगर एआई की बात करें तो अभी 2-3 साल से एआई बहुत
गूंज रहा है मार्केट में और जी, नई नई जी। चीज़ें हो रही हैं। जी, जी। तो एआई से बदलाव आया है, मतलब सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बदलाव आया है या हार्डवेयर से ज़्यादा बदलाव आया है इंडस्ट्री में? सॉफ्टवेयर की वजह से। अच्छा। क्योंकि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर तो हम लोग बनाते हैं। जी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इस तरह से आ गया है, जो चीज़ आप पकड़ लीजिए। पहले हम लोग रनिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, हम लोग स्टेप्स कितना हुआ हम लोग कैलकुलेट कर पाते थे। नहीं कर पाते थे। अभी 10 साल से क्या चल रहा है, स्मार्ट वॉच चल रहा है। स्मार्ट वॉच चल रहा है, तो बराबर। आप कितना स्टेप्स चले, अभी क्या बोलते हैं 10,000 स्टेप चलना चाहिए, ये करना चाहिए। ओके से ये बदलाव फास्ट आ रहा है। अभी धीरे धीरे खाली स्टेप्स आया, बाद में आपका हार्ट बीट कितना है, आपका क्या चल रहा है, आपने कितना कैलोरी बर्न किया, सब चीज़ आपको एक ही वॉच में मिल रहा है। राइट। 20 साल पहले कोई, 15 साल पहले कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी इतना फास्ट आ जाएगा और लोगों के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा, बराबर। तो आजकल सब लोगों के पास देखेंगे स्मार्ट वॉच में इतना कैलोरी बर्न किया, इतना चला, ये मैराथन में दौड़ा। तभी तो हम सोचते थे 5,000 मीटर मैराथन, 1,000 मीटर, 10,000 मीटर मैराथन सोचते थे। अभी तो वो चीज़ हम लोग रियली हम भी देखते हैं कि हम कितना चल रहे हैं, नॉर्मल आदमी। तभी मैराथन में जाता था तो आदमी इतना दौड़ता है कर कर पता चलता था। जी, जी, जी। नहीं तो एक एजम्पशन करते थे कि ये ग्राउंड का इतना है, हमने इतना राउंड लगाया तो हमने इतना किलोमीटर चले। अभी तो आपको हाथों हाथ आपको झटके में पता चल जाता है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है मतलब सॉफ्टवेयर बढ़ रहा है। राइट। हार्डवेयर तो है ही, वहीं प्रोडक्ट यूज करते हैं, वहीं उसको अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में कर कर हम लोग उसको आगे यूज करते हैं, ह्यूमन बींग। ओके। सर, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, हालांकि अभी तो समझने लगे बहुत सारे लोग। इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे कि देखेंगे हार्डवेयर मतलब जो चीज़ प्रोडक्ट अभी हमारे पास है, जो दिख रहा है वो ओके। हार्डवेयर है। लाइक मशीनरी हो गए या मशीनरी चीज़ें हो हो गई। गया ओके, है, ठीक है। जो दिख नहीं रहा है वो सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक ही है तो ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर हो गया। लेकिन जो वॉइस जिस चीज़ के थ्रू जा रही है वो सॉफ्टवेयर है। नहीं नहीं, हैं? इसका सॉफ्टवेयर नहीं, अच्छा, इसका नहीं जिसका है। प्रोग्रामिंग होता है। ओके। जैसे कि अभी आपको मैं बता देता हूँ। जी। आप फॉर एग्जांपल अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं, जी। तो उसमें क्या नॉर्मली आप क्या यूज़ करते हैं उसमें? नॉर्मली कोई पिक्चर देख लिया, हाँ। लोग यूज़ करते थे, यूट्यूब यूज़ कर जी। लिया। धीरे धीरे उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आ गया। जी। तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में क्या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, और आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब जो बढ़ते गया, कंप्यूटर और लैपटॉप तो वही है, अच्छा। लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आते राइट। गया है, उसमें जो प्रोग्रामिंग कर वो कर सॉफ्टवेयर है। वही सॉफ्टवेयर है। समझ गए, समझ गए। तो सर, आपने बीटेक की है। हम्म। बीटेक में मतलब अलग अलग इंजीनियर होते हैं या सिर्फ इसको कौन सा इंजीनियर बोलते हैं जो इस इंडस्ट्री में जाता है? स्कूल में रहते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि कल उठ के मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, जी। आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो मेरा 10वीं ख़त्म होते ही मैं सोच लिया था कि मेरे को अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है। जी। चाहे कौन से कॉलेज से भी करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन वही यस। करूँ। इसके लिए जब 12वीं मैंने ज्वाइन किया, तो 12वीं में हमारा तभी रहता था फोर्थ ऑप्शनल। ओके। तो आप उसमें बायोलॉजी ले सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते थे, आईटी ले सकते थे, तो मैथमेटिक्स ले सकते थे। मेरा फोर्थ ऑप्शनल तभी भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखा था। ये मैं बोल रहा हूँ 20 ईयर्स बैक। ओके। तभी मैंने प्लानिंग कर ली, तभी मैंने फोर्थ ऑप्शनल। सब लोग बोले ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करेगा, आईटी इजी है, आईटी ले ले। नहीं, बायोलॉजी तो रेगुलरली पिछले 50-60 साल जी। से सब लोग वही पढ़ रहे, बायोलॉजी ले। लेकिन तभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और आईटी अलग है क्या? हम्म। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, ओके। जिसमें आपको प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उसमें क्या हो गया आपका, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो कंट्रोलर आ गया, और जैसे कि अभी ये सब देखेंगे तो पीए, जैसे कि आपका ये माइक वगैरह आ गया, तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, जी। पीए सिस्टम। तो इस तरह का सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा, लेकिन आईटी में आपको खाली प्रोग्रामिंग ही मिलेगा। ओके। तो मेरे को डिवाइस के साथ प्रोग्रामिंग मज़ा लगता है, बराबर। लेकिन खाली प्रोग्रामिंग मज़ा नहीं लग रहा था। जी। तो इसकी वजह से मैंने तभी 12वीं किया। इंजीनियरिंग भी मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया। जैसे ही बीटेक मेरा ख़त्म हुआ, तो
तो मैंने बोला और थोड़ा टेक्निकली और गहराई में जाना चाहिए, तो मैंने एमटेक भी कर लिया, क्या बात मास्टर्स ख़त्म कर लिया। मास्टर्स ख़त्म कर लिया तो तभी मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, टेक्निकली तो मैंने साउंड हो गया हूँ, जी। लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा स्किल्स बढ़ाना चाहिए। जी। तो मैंने एमबीए किया। अरे एमबीए किया तो मेरे को मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ गया। मैनेजमेंट अच्छे से आ गया तो जॉब करने लगा मैं। ओके। तो जॉब ये की कौन से सन की बात है सर? ये मेरा 2012 में इंजीनियरिंग ख़त्म ओके। हुआ, उसके बाद एमटेक ख़त्म किया, उसके बाद एमबीए किया, तो जॉब करने लगा। ओके। जब जॉब करने लगा फिर भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है लगा, ओके। तो मैंने एंट्रेंस वगैरह देकर आईआईएम क्रैक कर लिया। आईआईएम इंडिया का आप जानते हैं लीडिंग इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कहाँ, अहमदाबाद में है क्या? अहमदाबाद है, रोहतक ओके। है, मैंने रोहतक, अच्छा हाँ, अच्छा। अभी संबलपुर, मतलब 10-15 इंस्टीट्यूट्स है इंडिया ओके में, ओके। जिसमें से पढ़ते हैं तो उनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, ओके। और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट सीनरी क्या चल रहा है, तो उससे फाइट करने का, उसको जो जज करना है, आपको किस तरह से हैंडल करना है, वो सब चीज़ मैंने आईआईएम से सीख लिया। समझ गए। तभी बोला कि अभी एजुकेशन कुछ हुआ, अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, तभी करते गया। एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम का है कि तो आपने सोचा दिमाग में, मतलब ज़बरदस्ती किसी फैमिली ने नहीं कराई है कि आप ये करो और बीटेक वगैरह करो या इलेक्ट्रॉनिक में जाओ, नहीं अपने मन से आए हैं आप, तो एक्सपीरियंस तो बहुत रहा है। तो कंपनी इतनी लेट स्टार्ट क्यों किया सर आपने? कंपनी लेट मतलब सर, एजुकेशन कर रहा था, जॉब भी कर रहा था मैं, जॉब किया, टेक्नोलॉजी सीखा, और ऐसा कोई विचार नहीं था कि कंपनी करना है या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। जी जी। लेकिन क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसा हुआ कि कंपनी मुझे चालू करना पड़ा। तो कुछ कंपनी के बारे में बताएंगे कि अपनी कंपनी के क्या क्या काम है, क्या क्या सर्विस देती है और कहाँ कहाँ दे रही है? मुंबई में ही सिर्फ दे रहे हैं या पूरे महाराष्ट्र या इंडिया में? मेरा कंपनी जो है ना, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट रहेगा तो उसके ऊपर मेरा कंपनी डिजाइनिंग करता है। खाली डिजाइनिंग नहीं करता है, उसको एजुकेशन भी करता है, टेस्टिंग भी करता है, कमीशनिंग भी करता है, सारे चीज़ मेरा कंपनी में होता है। तो ये खाली क्या है कि आप टेक्नोलॉजी, उसमें कंसल्टिंग भी करता है, कंसल्टेंट। ये सारे चीज़ का, जैसे प्रोजेक्ट, एजुकेशन, कोई भी चीज़ आप पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस बनता है, जी। कोई भी ये बनता है, तो ऑफिस में आपको क्या लगता है? ऑफिस में हमें पहले तो ये लगता है कि चेयर सेटअप पूरा, कंप्यूटर कहाँ कम लगना चाहिए, क्या पीसी क्या ये लगना तो चाहिए, इंटीरियर कैमरे डिजाइन, कहाँ ये लगना तो चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। जी। अभी मेरा कंपनी जो कंसल्टिंग काम करता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए उसके, कौन सा, किस चीज़ का प्रोडक्ट? जैसे कि आप देखिए कोई भी ऑफिस बना, जी। फॉर एग्जांपल आपका ग्राउंड फ्लोर में बन रहा है, ठीक है। आप छोड़ दीजिए कि आप सोचिए कि आप एक साइड, फॉर एग्जांपल आप लीजिए नागपुर है, लेट से जिम, तो नागपुर में आपको एक कंपनी सेटअप करना है। ओके। तो आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी सेटअप का मतलब आपका काम रहेगा फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। एज्यूम कीजिए समझ गए। फाइनेंस रिलेटेड रहेगा, आपको शायद बैंकिंग सेक्टर एक चालू करना है, ओके। एक्स बैंक का आपको एक सेटअप करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करेंगे, बैंक हायर करेगी, जी। उसमें इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा, वो डिजाइनिंग कर कर तो आपको दे देगा। ठीक है। लेकिन आपको ये, अगर मेरा कंपनी क्या करता है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनिंग है वो मेरा कंपनी अच्छे से करके दे। एग्जाम्पल, कोई भी ऑफिस उधर जो सपोज बन रहा है, तो आप पकड़ लीजिए, उधर आपको स्टार्टिंग में लगेगा क्या, 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, क्या लगेगा सर? 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज ओके। सप्लाई, पावर। पावर। ओके। वहाँ किसी को, क्लाइंट को उसमें 10 दिन निकल जाता है, जी। क्योंकि डिजाइनर भी नहीं बताएगा कि ये सप्लाई ले लो, ये कर लो, वो तो डिजाइन कर कर दे ठीक है। देगा। ठीक है। तो मेरा कंपनी स्टार्टिंग से क्या करेगा, आपको बोलेगा वो सप्लाई लीजिए, आपका ये पेपर प्रोसीजर है, आप ये कर कर दे दीजिए, उधर उनको ये कीजिए, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दे देगा। ओके। पैन इंडिया किधर भी अच्छा। आपको किस तरह, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग सर्विसेज है, राइट। टाटा है, अदानी है, जी। लोकल है, तो हमारा कंपनी जो उन लोगों को देखकर उस हिसाब से स्टार्टिंग करता है। तो उधर क्या है, आपको अगर उधर
सप्लाई नहीं आएगा तो क्या है, उधर हम लोग कंपनी जाकर हमारा इनिशियल सर्वे करती है कि सर इधर सप्लाई नहीं है, ये नियर बाई इधर मीटर कनेक्शन है तो इतना से इतना डिस्टेंस आएगा, ये इतना ड्यूरेशन लगेगा, आप रेस्पेक्टिव उधर जाइए और डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा अप्रोच कीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए तो आपका सप्लाई आ जाएंगे। जो चीज़ नॉर्मली आप जाकर 10 दिन में करेंगे, हमारे गाइडेंस की वजह से वो आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है वो सप्लाई चालू हो गया, जी आपका इंटीरियर काम सपोज आपने किया, जी लेकिन उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है कि अरे वो बार बार ट्रिप हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप क्या लोड यूज़ करने वाले हैं वो हमारा कंपनी बता देगा। ओके क्या क्योंकि यूज कर रहे हैं तो इतना लोड मतलब जो भी क्या कैसे करना सर आप ये क्या कीजिए, ये प्रोडक्ट का एमसीसी यूज कीजिए, इस चीज़ का ईएलसी यूज कीजिए, इसका एमसीबी यूज कीजिए, इस तरह का डिज़ाइन कर कर आपको दे देगा काम स्टार्ट होने से पहले ही। आप रेस्पेक्टिव जो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, आप उनसे भाई ये प्रोडक्ट यूज करो तो उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने किया, तो आपका शायद उसमें आप फर्नीचर का काम करेंगे, प्लम्बिंग का काम करेंगे, सिविल काम करेंगे, वो सब आपका कोई भी काम में रुकावट नहीं, क्योंकि हर जगह पर आपको सप्लाई लगेगा, आपका काम हो गया। अब डिजाइनर तो डिजाइन कर कर आपको देंगे कि इधर ये रखिए, प्लेस रखिए, इधर बैठने के लिए रखिए, इधर मॉनिटरिंग टेबल रखिए, ये सब चीज़ आपका रखेंगे। लेकिन मेरा कंपनी क्या करेगा, उधर वो सब डिज़ाइन तो डिज़ाइन है, मेरा कंपनी उधर आपको ये कर कर दे देगा कि आप ये लोड, आप उधर पीसी कितना रहने वाला है, आप कितने जन सीटिंग हैं, तो उस हिसाब से आपको कितना स्विचिंग लगने वाला है, राइट उसको सप्लाई कितना लगने वाला है, उस हिसाब से लोड कितना आने वाला है, वो सब चीज़ मेरा कंपनी कैलकुलेट कर कर दे देगा। और आप पीसी लेंगे तो ये कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उस हिसाब से उसके सर्वर रहेंगे, सर्वर रखेंगे तो उसको एक डिजास्टर रिकवरी रखेंगे। तो मतलब क्या है, कल उठ के सर्वर का अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी पावर सप्लाई कट हो जाता है तो उसको बैकअप सडनली रहना चाहिए ना, क्यों, नहीं तो डाटा उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बैकअप प्लान क्या है, ये यूपीएस रखिए, इतने के लिए इतना यूपीएस रखिए। अगर वो चीज़ नहीं होता है तो उसके लिए डीजी यूज़ कीजिए, और डीजी यूज कर कर इस तरह का, ताकि क्या है कि आपका डाटा सेव मतलब रहे। आपका जो कंसल्टेंटी का काम है वो समझ गए कुछ भी बन रहा है जहाँ इलेक्ट्रिक चीज यूज होने वाली है। इलेक्ट्रिकल चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ होने वाली है। हाँ तो इसमें क्या है कि सर देखिए, जैसे यहाँ तक आपका हो गया, उसमें आपका सपोज आपको सपोज मीटिंग है, मीटिंग हॉल है, उसमें कॉन्फ्रेंस है, आपको माइक भी लगेगा, राइट आपको स्मोक डिटेक्टर भी लगेगा, क्योंकि ये स्मोक डिटेक्टर किस तरह का प्रोडक्ट यूज करें, स्मोक, क्योंकि लाइट स्मोक होगा तो आग लगने का ये है, तो आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये सब चीज़ मेरा कंपनी कंसल्टिंग कर कर। कंसल्टेंटी करते हैं तो ऑफिस ही नहीं है, घर में भी करते हैं, फ्लैट में भी, बिल्डिंग कहीं कुछ भी हो बिल्डिंग, सकता हाँ, है ये जो भी बन रहा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी कंसल्टिंग है, जी। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम पूरा कर कर देते हैं ओके ओके। आपको। और सर्विस में क्या करती है सर अपनी कंपनी, सर्विस में क्या क्या दे रही है वैसे इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं, जैसे आपने सीसीटीवी जैसा आप ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ का हमारा कंपनी सर्विस भी देती है। जैसे जैसे कि अभी आप पकड़ लीजिए, हम लोग वाटर फाउंटेन करते हैं। सर मुझे एक सीसीटीवी के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोगों की ये ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। सीसीटीवी काफ़ी यूज़ करते हैं हम। हाँ। सीसीटीवी भी पहले एनालॉग सिस्टम आता था, जी डिजिटल आ गया, अभी ज़्यादातर एआई बेस्ड कैमरास यूज़ होते हैं। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंबई से बाहर के भी लोग हैं, हाँ उनको नहीं पता कि सीसीटीवी हमें पूरा सेटअप लेना पड़ता है। हाँ। क्या बोलते हैं उसको, डीवीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनबीआर डीवीआर, एमबीआर डीवीआर, उसके साथ लेना पड़ता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में एआई के कुछ ऐसे कैमरे भी आ रहे हैं कि एक लगा दो और मोबाइल में देखते रहो। तो उनको, वायरलेस कैमरा भी हाँ, आ रहे उनको हैं। थोड़ा बताइए कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए अगर आप घर में लगाना चाहते हैं या देखिए, स्टूडियो में लगाना चाहते हैं तो। वायरलेस कैमरा अच्छा है, जी लेकिन उसका मेमोरी स्ट्रांग नहीं, मतलब जैसे कि आप बोलेंगे एनबीआर सिस्टम वगैरह लगाएंगे ना, अभी टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है कि आप लगाकर उसमें इंटरनेट कनेक्शन दे दिए तो आपको उसमें आराम से आप 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का डाटा स्टोरेज आपको मिल सकता है। लेकिन वायरलेस कैमरा, फॉर एग्जांपल आप गए हैं फॉरेन जी घूमने के लिए, आप सोचेंगे 2 दिन से आप घूमते घूमते आपने देखा नहीं, देखा है। वायरलेस कैमरा लगा है और उसका मेमोरी आपने गलती से 6-7 दिन चले गए और उसमें 2 दिन का ही बैकअप है, 2 दिन आपने चेक भी नहीं किया है
और आपके पास डाटा सेव भी नहीं हो रहा है, जी तो आप तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि आप जिस पर्पज़ से लगाएंगे वो पर्पज़ आपका फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि किसी ने अगर चोरी हो गया है, घर में कुछ हो गया, आप पकड़ेंगे कैसे? वो डाटा स्टोरेज रहेगा तो ना। तो स्टोरेज कम है क्या उसका? स्टोरेज वायरलेस कैमरे का स्टोरेज कम आता है, ज़्यादा भी आता है, लेकिन उसमें पिक्चर ब्लर आ जाता है। ओके, वो साइज कम वो हो भी बढ़ जाता रहा है होगा धीरे धीरे। पहले तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं था। आप कोरोना से पहले देखेंगे तो इतना रिजल्ट नहीं था। कोरोना के बाद काफ़ी अपग्रेड हुआ है। अभी देखेंगे और 5 साल में और भी अपग्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। उसको भी वायरलेस कैमरा, क्योंकि आप सोचिए कोई चीज़ को सप्लाई नहीं दे, उसको आप बैटरी चार्जिंग डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, जी। तो आप कितना मेमोरी स्टोरेज करेंगे? छोटा सा डिवाइस में आप कितना टाइम का मेमोरी सेव करेंगे? 2 दिन 5 दिन, सपोज आपने 10 दिन चले गए, तो उसमें आपको लेटेस्ट और गलती से मिस हो गया है तो उधर से डाटा नहीं सर मिलेगा। ये जो 15 दिन का एक पीरियड रहता है कि 15 दिन का डेटा 15 दिन, सेव होगा, ठीक एक है ना? महीना, ये तो ये सब क्या चलता है कि 15 प्रेजेंट डे ऐड हो जाएगा, लास्ट का डे उससे खत्म हो वो जाएगा, क्या ऐसे होता चलता है, है या? ये मेमोरी चिप है, उसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। हम्म। उसमें हार्ड डिस्क में मेमोरी स्टोरेज होता है। जी। तो मेमोरी स्टोरेज जो होता है, तो उसमें अलग अलग आता है। ये 250 GB का, 500 GB का, 1 TB का, 1 TB का, 2 TB का, 8 TB का, ऐसे सब आता है। तो अभी क्लाइंट के ऊपर है कि मेरे को 1 महीने का बैकअप चाहिए कि 2 महीने का बैकअप चाहिए कि 15 डेज। तो अभी मान लीजिए February 1 से आपका 30 दिन तक डाटा सेव होगा। मतलब वो कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपका कितने का कैमरे का है, सपोज आपने एज्यूम कीजिए 4 कैमरा लगाए हैं, 2-2 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल एक कैमरा हो गया, 4 हो गया, मतलब 8 मेगापिक्सल हो गया। 8 मेगापिक्सल पर सेकेंड हो गया, इंटू आप कितना सेकेंड्स हो गया आपका दिन में? अच्छा, 1 आवर समझ आ रहा में है। 3600 जी, राइट राइट राइट। अराउंड सेकेंड हो गया। 3600 इंटू 24 कीजिए, उतना सेकेंड। तो उतना मेमोरी आपका कितना दिन का सेव करेगा, वो कैलकुलेट कर हम लोग उस हिसाब से क्लाइंट को बताते हैं कि आप इतने दिन में ये प्रोडक्ट, आपको कितने दिन का स्टोरेज चाहिए। वो बोलते हैं 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, 30 दिन। तो हम उस हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट आप ऐसा यूज़ कीजिए, इतने टीबी का लीजिए, इतने एमबी का लीजिए, समझा। वो लीजिए, तो फिर वो उनके लिए अच्छा गिरता है। जी तो जी। जिस हिसाब से बताते हैं हम उस हिसाब से डिज़ाइन कर उनको दे देते हैं। और अभी सर जैसे कि कोई ऑफिस है या किसी का हाउस है इंडिविजुअल, तो उस पर क्या क्या सिक्योरिटी के ऑप्शन आ रहे हैं कैमरा के अलावा? देखिए, हाउस में अब बहुत सारे एसेस कंट्रोल भी आ रहे हैं। ओके। एसेस कंट्रोल मतलब अभी जो फिंगर वाला आता है, हम्म। फिंगर वाला आता है, कार्ड वाला आता है, अच्छा, ओके। वो आ गया। ये मोबाइल से भी कनेक्ट रहते हैं क्या? मोबाइल से भी कनेक्ट रहते हैं, वो भी आते हैं। और बीडीपी वगैरह भी आता है, ये क्या होता है? वीडियो डोर फोन वगैरह जो आता है। जैसे अभी क्या हो गया, आप घर के अंदर हैं फ्लैट में, जी। आपने डायरेक्ट दरवाज़ा खोल दिया, अभी उसमें चोर आया है, सिक्योरिटी आया है, आपका कोई पार्सल आया है या गेस्ट आए हैं, आपको तो पता नहीं। जी। बीडीपी से आप सामने वाले से बात कर सकते हैं। वीडियो में बाकायदा आदमी दिखेगा कौन है। अच्छा। आप, वो आएगा तो बेल मारेगा, आपने खोल दिया, अगर कुछ नहीं रहेगा, वीडियो डोर फोन है तो आप बराबर देखें उनको ओके। कि वो आदमी फिर कौन है। कहाँ दिखेगा, मोबाइल में या कोई किसी और डिवाइस नहीं, में, उसमें एक लैपटॉप? कनेक्टेड रहता है अच्छा। फ़ोन के साथ। वो मतलब एक कनेक्टेड डिवाइस रहता है डायरेक्ट, वो आपको छोटा टीवी जैसा दिखेगा। अच्छा अच्छा। तो उसमें कैसा है कि आप, वो आया, आपने ओपन किया, कौन है देखा आपने, हाँ कंसर्न पर्सन गेस्ट है मेरे, आने दीजिए, कुरियर है, हाँ आने, रिसीव करता हूँ, नहीं तो फिर उसमें डाटा भी स्टोरेज होता है। जी। तो इंटरकम भी आ गया है। इंटरकॉम पे टेलीकॉम टाइप से ना, वो तो हाँ, बहुत पहले से भी चल रहा था ना। नहीं लेकिन पहले एनालॉग सिस्टम आता था, आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया है। अच्छा, आप जैसे? क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब चीज़ भी आपका स्टोरेज हो रहा है। पहले तो आपको ओके। खाली बात कर अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। तो अभी देखिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई मिसगाइड कर आ गया है, कल उठ के आपको चोरी कर लिया, लेकिन वो सामने वाले का वॉइस डिटेक्ट करना है, ये करना है, तो पहले कुछ ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था। अभी ऑप्शन ऑप्शन है, वो रिकॉर्डिंग से निकालो, डाटा निकालो, जी। उससे वॉइस ये कर पुलिस वाले को देंगे, तो वो अपने साइबर एक्सपर्ट से वो शायद वो कोई चोर उन्होंने पकड़ा होगा कभी, ये मिल जाएगा, तो आपका चोरी चीज़ बरामद होने में इजी गिरता है। राइट 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 राइट। अच्छा सर, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे इंस्टाग्राम पर,
उसमें एक चींटी थी, चींटी के ऊपर वो कैमरा लगाता है, तो कमेंट्स भी देखे हमने, तो लोग एआई बोल रहे थे, तो एआई से जनरेट किया हुआ वीडियो था कि वाकई में छोटे छोटे स्मॉल कैमरे आते हैं? नहीं नहीं, स्मॉल कैमरे भी आते हैं, कितने स्मॉल आते हैं? बहुत स्मॉल। आप जैसे कोई छोटे मूर्ति में लगा दिए, कोई नहीं, मंदिर। इतना माइक्रो, इतना छोटा कैमरा हो हाँ, सकता है कि चींटी पे लग जाए? नहीं चीटी पे लगने जैसा नहीं, उससे थोड़ा बड़ा है, चीटी साइज का आता है, चीटी साइज अच्छा, का आता इतना है। आता है? हाँ आता है, तो लोग लगाते भी हैं कहीं के ऊपर। अरे ऐसा कैमरा आता है क्या? आता और है, कैसे कनेक्ट होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है उसमें? वो रिकॉर्डिंग, वो मेमोरी कनेक्टेड रहता है, आप मोबाइल में डायरेक्ट स्टोरेज होता है, उसको डाटा स्टोरेज का बहुत आजकल स्टोरेज भी कैसे कैसे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग का क्या आता था, 20 साल पहले वीसीआर आता था, जी। बाद में क्या आ गया, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी आ गया, सीडी से अभी क्या हुआ है, पेन ड्राइव में आ गए हैं लोग। राइट। माइक्रो धीरे धीरे स्मॉल होते होते होता रहा डिवाइस, उसका मेमोरी और ये सब चीज़ बढ़ते जा रहा बढ़ते है। जा रहा है। तो छोटे छोटे कैमरे का भी वैसा स्ट्रेंथ आता है, लेकिन वही मैं बताए, वो 1 दिन का स्टोरेज, 2 दिन का स्टोरेज, 5 दिन का स्टोरेज मिलेगा, और उसमें कैसा है, आपको पिक्चर ब्लर भी मिल सकता है। अच्छा और परफेक्ट करना है तो लेटेस्ट कोई हाई टेक्नोलॉजी का कैमरा यूज करना चाहिए, घर हो या बाहर हो, ताकि क्या है, आपको पिक्चर और ये सब चीज़ आपको क्लियर मिले। नहीं तो आपको नॉर्मली वो सब चीज़ ब्लर मिलेगा। तो अभी जैसे कि एन पी आर कैमरा कर कर आता है, कौन सा? मतलब एन पी आर कैमरा, उसको क्या बोलते हैं, उसमें नंबर डिटेक्ट करता है। मतलब जैसे अभी रास्ते में आप चल रहे हैं, गाड़ी कोई कोई रश ड्राइविंग कर लिया, या कोई आपको, आप पकड़ लीजिए कोई स्पीड में चला गया, किसी जी। को एक्सीडेंट कर कर चला गया, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव भी करते हैं, तो पहले डिटेक्ट नहीं होता, मतलब आप आदमी को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जी। लेकिन वो किसका नंबर को गाड़ी नहीं कर नंबर डिटेक्ट नहीं। अभी क्या करता है, एनपीआर कैमरा आता है तो डायरेक्टली फोकस कर कर जूम कर कर उसमें फटता नहीं, ऑटोमेटिक। तो नंबर मिल जाता है आपको। तो उससे क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा कम हुआ है रास्ते में। इसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट भी बहुत उसमें प्रोत्साहन दे रही है, और कंपनी भी अच्छा अच्छा कर रहे हैं। हमारे से कंसल्टेंट का काम है, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। जी, जी। अच्छा, ये जो माइक्रो कैमरा रहता है तो कहाँ यूज होते हैं, मतलब लाइक लीगल होते हैं, इलीगल होते हैं? ये जो देखिए माइक्रो छोटे छोटे कैमरे देखिए हैं, माइक्रो कैमरा तो, क्या न्यूज वाले करते हैं? नहीं नहीं, माइक्रो कैमरा जो पेन में भी आता है, जी। ये ऑफिशियल लीगल नहीं है। अच्छा, इलीगल है ये? हाँ, ऑफिशियल लीगल नहीं है, लेकिन एज ए एविडेंस, एज ए रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, लीगल है। वहीं जो डोम कैमरा आता है, ओके। आईपी कैमरा आता है, बुलेट भी आता है ना? बुलेट भी आता है, तो ये सब कैमरा लीगल लीगल कैमरा है। है। बुलेट मतलब जितना आउटडोर में कैमरा यूज़ होता है ना सर, उसको बुलेट कैमरा बोलते हैं। जितना घर में यूज़ होता है वो डोम कैमरा बोलते हैं। बुलेट कैमरा क्यों होता है, उसका जो ऊपर का बॉडी रहता है वो स्टेनलेस स्टील या ये रहता है, तो वाटर प्रोटेक्शन रहता है, वाटर प्रूफ। उसका लंबा लेंथ भी काफ़ी रहता होगा कुछ ऐसा? नहीं, हाँ, उसका अलग अलग टेक्नोलॉजी में बताया ना, 20 मीटर, 30 मीटर, ओके। 50 मीटर। मतलब कैसा है सर, अगर आपको फॉर एग्जांपल 20 मीटर बोला जी। किसी ने कैमरे का, तो उसमें क्या होगा, 10 मीटर तक आपको क्लियर रहेगा, उसके 10 मीटर आपको ब्लर मिलेगा, ओके। पिक्चर तो मिलेगा। पहले क्या होता था, नॉर्मल डे कैमरा ही आता था, आजकल नाइट विजन कैमरा भी आ गए हैं, जो कि आपको रात में भी एकदम वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, क्लीन दिखेगा? एकदम क्लीन रहता है। बिल्कुल डार्क उसमें भी? डार्क रूम में भी अरे! आप एकदम क्लियर पिक्चर रहता है। तो उसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रहा है, और लोगों को अवेयरनेस भी काफ़ी हो रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे चोरी वगैरह ये सब चीज़, बहुत क्राइम रेशियो बहुत कम हुआ है। सर, कैमरा आंखों को देख के बनाया गया होगा, इंसान की या किसी जानवर की। अब इंसानों को तो रात में दिखता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतने आगे पहुंची है कि वो अभी रात में भी देखने लगी है। अभी देखिए ना, एक आपने वीडियो देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक बाघ आया रिसेंटली, एक आदमी को उठा कर ले गया, क्लियर पिक्चर पूरा दिख रहा है। लेकिन वो तो शायद कई जगह ऐसे बाघ का कई वीडियो देखे वो मैंने, तो लेकिन वो तो लोग बोलते एआई है। नहीं नहीं, वो हैं? रियल है। अच्छा। वो जो बाघ का वीडियो आया था, वो रियल है, नाइट का है वो? नाइट का है। लोग ऐसा, मतलब ऐसा काफ़ी, अभी देखेंगे बीच में हमारे भाईंदर में भी बाघ आ गया था, अच्छा, अच्छा। तो उसमें भी पूरा न्यूज़ में हाईलाइट हुआ था, बाघ का फोटो वीडियो सब आ गया। आजकल कैमरा, अब पहले सोचिए ना सर,
पहले कोडाक का कैमरा आता था, आप तुरंत कोई कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ ये नहीं। आजकल सीसीटीवी है, मोबाइल है, लोग ये, लेकिन मोबाइल हर टाइम में आप यूज़ नहीं कर नहीं कर पाएंगे पाएंगे, सही जब आप सो रहे हैं कुछ ही। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जी। और अवेयरनेस, मतलब लोगों को ये चीज़ यूज करना ही चाहिए। क्यों? आपका प्रॉपर्टी है, आपका, उसका जिम्मेदारी आपकी है। जी। तो आप अगर उसको, लोगों को कैमरा अगर आप रखेंगे नहीं, ये नहीं रखेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ इंसिडेंट होने के बाद आप करेंगे। जी। मेरे हिसाब से प्रिवेंटिव एक्शन ऑलवेज लेना चाहिए। राइट सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आजकल जैसे अभी आपने कहा एआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म तो लोग घरों में, फार्म हाउस में, बिल्डिंग में कैमरा लगा रहे हैं, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि मिसयूज ना हो जाए, हाँ, लाइक कोई हैक ना कर ले। तो ये संभव है, इसका मिसयूज हो सकता है हैक करके या नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, मिसयूज मतलब अभी डिपेंडेंट है कि आप कैमरा यूज किधर कर रहे हैं। जी। आप जैसे कि यूज कर सकते हैं, आपका हॉल में यूज कर सकते हैं। ये अभी ऐसे जगह पर आप कैमरा लगाइए ही मत जहाँ पर कुछ मिसयूज होने का आपको डर रहेगा। जैसे फार्म हाउस हो गया, जी। ये हो गया, आप उसमें क्या है, गार्डन बनाए होंगे, आपने उधर बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे, आपने बहुत सारे सिस्टम लगाए होंगे। जैसे अभी लोनावाला वगैरह में मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं, तो उनका उधर कैसा है सर, सोलर लाइट्स लगाए। जी। क्लाइंट्स आप बोलेंगे तो महीने में एक आध बार जाते हैं, बाकी उनका केयर टेकर वगैरह ही रहते हैं। राइट। लाइट रहता है, विंड पावर का सिस्टम रहता है। तो कोई अगर चोरी कर कर उसको बेच दिया तो क्या करेंगे क्लाइंट? तो उसके लिए कैमरा ज़रूरी है। लेकिन आपका कुछ प्राइवेट प्लेस है, जैसे कि बेडरूम हो गया, जी। बाथरूम, ये सब जगह पर आप अवॉइड ही कीजिए वो सब चीज़। बराबर। नहीं सर, लेकिन कहीं किसी की मीटिंग चल रही प्राइवेट, मान के चलो हॉल भी है या फार्म हाउस है, हम्म। तो मेरा मान मतलब ये था पूछने का कि क्या इसको लोग हैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते कैमरे को? ये कि- फिल्मों में दिखाते हैं कि हैक कर लिया उसने, ट्रैफिक का भी कर लिया और वो हैक कर करके पूरा सब कुछ नहीं, देख रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, अच्छा। लेकिन इंडिया में इतना एडवांस होते होते टाइम लगेगा। तो इंडिया में अभी ऐसे कैमरा हैक नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, ऐसे कैमरा क्योंकि कनेक्टेड पूरा आपको होना चाहिए ना। अभी आपको मैं बताता हूँ, आजकल बहुत चल रहा है अभी आप स्मार्ट सिटीज़। जी। तो स्मार्ट सिटीज़ में क्या कर रहे हैं वो लोग, जितने कैमरास हैं, जितना ही है, सब एक ही जगह पर डाटा सेंटर। मैंने भी एक डिज़ाइन किया हूँ एक, तो उसमें क्या सारे कैमरास आपको एरिया का आना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है, कोई चोर गया है, इधर से गया है, एक्स जगह से गया है, वाई जगह पर गया है, वाई से जेड जगह पर गया है, तो आपको उसका ट्रैक पता चलता है। उससे आपको कैच करना इजी रहता है। लेकिन वो पूरा इंडिया में ऐसा कनेक्टेड नहीं हुआ है ना। इंडिया बढ़ रहा है, स्टिल प्रोग्रेसिव है। अगर धीरे 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 बाकी कंट्री में काफ़ी अच्छा सा टेक्नोलॉजी आ गया। अभी वो चीज़ मैं आपके साथ 10 साल के बाद बैठूंगा, मैं बोल दूंगा हाँ सर हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि सब कनेक्टेड नहीं हुआ है। जिधर अभी कोई चीज़ होता है सर, दो तरह का रहता है। पहले हम लोग एग्ज़ाम कैसे देते थे, जी, कॉपी पे देते थे, पेपर मिलता था। पेपर मिलता था। मिलती। आजकल एग्ज़ाम कैसे चालू है, कैसे? ऑनलाइन चालू है, ऑनलाइन चालू, राइट। कंप्यूटर में दे रहे हैं। तो ये इसका ये, लेकिन पहले कॉपी वाला सिस्टम था, तो आप किसी के उसमें से आप कुछ कर ही नहीं कर नहीं सकते थे। सकते थे, सही बात। आपको एग्जाम आपको ही देना है, आपका हैंड राइटिंग आपको ही लिखना है। हम्म। अभी ऑनलाइन में अभी सब कनेक्टेड हो गया है। वहीं अगर वहीं 20 साल पहले अगर किसी को बोलते तो वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर लेकिन में अब हो सकता है। अभी ऐसा कनेक्शन नहीं है, तो अभी नहीं हो सकता है। सर, तो अभी हमारी हैकिंग को लेके बात चल रही थी, जैसे कैमरा को क्या है, कैमरा हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम्म तो आजकल जब इलेक्शन होते हैं, हम्म तो इलेक्शन से पहले माहौल ठीक रहता है। जब इलेक्शन में कोई भी जीतता है तो बोलते हैं ईवीएम में छेड़खानी, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को हैक किया गया है या उससे जीता गया है। तो वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है क्या? नहीं, नहीं किया जा सकता सर। क्यों नहीं किया जा सकता सर? देखिए, उसमें कोई कनेक्शन ऑनलाइन कोई सिस्टम ही नहीं है। हम्म। आप जाता है, अभी कोई मशीन आप देखिएगा, और नॉर्मल मशीन्स रहते हैं। जी। पहले हम लोग क्या करते थे,
वोट डालते थे, वोट बैंक में वोट डालते थे, पर्ची। पर्ची डालते जी। थे। तो अभी वो पर्ची का सिस्टम नहीं रहा, जी। आपको बटन दबाना है। जी। आप बटन दबाए, जितनी बार दबाए, जिसको दबाए उस हिसाब से काउंटिंग हो काउंट गया। हो गया। तो वो आप वो इलेक्शन का अलग अलग सिंबल रहता है, तो जिस सिंबल में आपने दबाया उस सिंबल को गया। हाँ, किसमें अगर आपने ज़्यादा लोग दबाए हैं तो उधर ज़्यादा वोट गया है, तो उसमें स्कैम ये नहीं हैक हो करने सकता। का चांस नहीं है, नहीं है, बिल्कुल क्योंकि वो नहीं। तो नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं ना, जितने नंबर। आप प्रेस करेंगे बटन, किसी भी उसमें तो जो भी 10 बटन रहेंगे, जो भी बटन प्रेस करेंगे उसके नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई बूथ में मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम इधर बैठे हैं और कहीं मशीन रखी है, कहीं इलेक्शन चल रहे हैं और हम अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से उसको हैक करके किसी एक पार्टी, एक सिंबल के हम नंबर ऑफ बढ़ा दें। नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। हाँ, आपका ये होता है कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया चालू है, हर जगह पर आपने ये पर्सन का कुछ स्कैंडल रहेगा, आपने डिस्प्ले कर दिया, उसके नेक्स्ट डे वो सामने वाले को दिखने में आया कि ये, तो पब्लिक को लगेगा भले उसने 5 साल काम किया है, लेकिन एन बात पे पब्लिक लगे अरे इसने तो स्कैमर है, तो तभी पब्लिक ने वोट कम कर दिया होगा, उनको दूसरे पार्टी अच्छा, को दे दिया मतलब होगा। उसका चीज़ें यूज तो हो सकती हैं लेकिन ओरिजिनलिटी में हैक नहीं हो सकता नहीं, है। हैक नहीं हो सकता है, ओके। क्योंकि कैसा है कि हाँ, सोशल मीडिया से चीज़ क्या हुआ है कि लोगों को बहुत काफ़ी कुछ पता चलता है, बहुत सारी चीज़ अभी छुपता। अभी पहले क्या होता था सर, हम देखेंगे तो न्यूज़पेपर से ही हर चीज़ पता चलता था। जी। आजकल डिजिटल मीडिया आ गया, ये आ गया, बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क आ गया, न्यूज़ चैनल आ गया, तो फटाफट आपको कोई भी चीज़ पता चल जाता है सम सेकेंड्स में। अच्छा सर, हैक क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, वो किस वजह से होता है ये चीज़ हैक जो होती है? हैक जो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा मोबाइल डेंजरस है। अच्छा। सबसे ज़्यादा डेंजरस है मोबाइल। जी। अभी वो भी मोबाइल क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ है। सपोज हम सोशल मीडिया में कोई साइट देख रहे हैं, आता है कि आपको 150 रुपया मिला है, हम्म। आपको 200 रुपया मिला है, ये केस में आप इसमें क्लिक कीजिए। आज के डेट में लोग वहीं कर देते हैं, चले जाते हैं, तो उनको एक पाथ खुल जाता है, तो आपका मोबाइल का पूरा पाथ उनको खुल के मिल गया। बात क्या लाइक अलाउ हो जाता है चीज़? अलाउ, हर चीज़ अलाउ होता है, आपका मोबाइल का रिमोट कंट्रोल वो ले लेते हैं ओके। और आपको पता भी नहीं रहता, आपके अकाउंट से डेबिट भी हो जाता है, बहुत सारे चीज़ ये। जैसे जब मोबाइल में कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उधर दिखाता है मीडिया, कॉन्टैक्ट्स, ऑडियो फाइल, हाँ। कैमरा, हाँ, ये अलाउ के लिए बोलता है। इतना भी बोलता नहीं है, आजकल धीरे धीरे काम बहुत इजी हो गया है। जैसे कि पहले तो इतना पूछता था, जी। आजकल कुछ पूछेगा नहीं, आपको लगेगा ये सपोज रैंडम कॉल है तो आपको उठाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। क्यों, रैंडम कॉल अगर आप उठा रहे हैं, ये स्कैम का कॉल रहेगा, आपने उठा दिया, आपको लगेगा कोई बैंक से ऑफर आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप सम सेकेंड्स बात कर लेंगे, वो बीच में उनको पाथ मिल जाता है। हम्म। आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे रियल एग्जांपल है। जी। पहले बॉम्बे में एक बैंक था जो कि अभी यूनिटी बैंक चेंज हो गया, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, जी। जी हाँ, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र, था। हाँ। उधर मेरा अकाउंट था, अभी भी है यूनिटी बैंक में। तो उधर ऐसे क्लाइंट बहुत आते थे जो कोई एजड पर्सन है, कोई ये है, उन लोगों को कैसा आता था कि सर आपने दुबई का एक फ्री ट्रिप जीते हैं। ओके। कॉल आता था। कॉल आता था, आपको फ्री ट्रिप ये बैंक की तरफ से मिल रहा है। तो ये लोग खुशी खुशी यस बोलते थे, ठीक है आपको 2 नाइट 3 डे रुकना है, ये वगैरह ऐसा फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा ऐसा। कोई कन्विंस हो जाता था, तो ठीक है सर, आप डिटेल्स हमें क्या कीजिए, दे दीजिए आपका नाम वगैरह ये, तो फिर हम आपका टिकट्स वगैरह कंफर्म कर कर आपको भेज देते हैं। तब तक उनके अकाउंट से डेबिट हो गया है पैसा। वो कैसे हुआ? अच्छा, बात करते करते। बात करते करते उनको, ये करते करते, क्योंकि इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, हम्म। बात करते गए, उनको पाथ ओपन करते गए वो लोग। अरे। अभी उसमें उनके ऐसा काफ़ी लोगों का बैंक में कंप्लेन आ गया, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख चला गया,
मेरे अकाउंट से 30 लाख चला गया, वो तक मैं सुना हूँ। ज़िंदगी भर का उनका रिटायरमेंट का पैसा एक जन का था। तो उस पर तो लिमिट भी रहता है ना कि हमें 30 लाख पे लगानी है, हम 50,000 पे लगा के रखना है। अभी गवर्नमेंट सब ये कर रहा है, ये मैं 10 साल पहले की बता रहा हूँ। और अभी तो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है बहुत सारी चीज़ में। अभी मेरे साथ खुद स्कैम होने के लिए अभी 1 महीना पहले हुआ था। मैं इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, तो वो क्रेडिट कार्ड से मेरे को बार बार कॉल आ रहा है ओके। कि आपको अभी कर देंगे, आप भी 1 घंटे में नहीं किया ना तो ऑफर चला जाएगा, ये चला जाएगा। मैं बोला जाने दो, मैं आउट ऑफ, मैं क्या है कि सर महीने का 30 डेज मैं 20 डेज बाहर ही रहता हूँ। मेरा कंसल्टेंसी काम और ये सब काम से मैं बाहर ही रहता हूँ, तो मेरे को ऑलवेज अलर्ट लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा ये है, तो फिर मैं बोला नहीं आया मैं, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं देना है। उससे पहले तो और एक स्कैम तो हद हो गई, मैं उनको ओटीपी देते देते रहा हूँ। क्या है, मेरा करेंट अकाउंट का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन 80 से 90 ट्रांजैक्शन था। तो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन कर ही रहा हूँ, मतलब मैं ट्रांजैक्शन नहीं करता, अकाउंटेंट करती, तो ओटीपी दे रहा हूँ। तो जनरली मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ, तो उस दिन मैं ऑफिस में था और ट्रांजैक्शन चालू है। तो मेरे मोबाइल से क्या है कि अभी डबल लेयर है मेरे ऑफिस में, एक मेरा है एक मैनेजर का है, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन ओके होगा। तो वैसा करते करते हम लोग कर रहे थे, लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि वो कंटिन्यूसली मेरे को एक नंबर से कॉल आया, अरे ओटीपी दीजिए, और नसीब से वो जेंट्स था। मेरे ध्यान ओटीपी दे रहा हूँ, उधर डिस्कशन भी चालू है, प्रोजेक्ट का बात चालू है, और कॉपी कर ये, तो मैं बोला 1 मिनट देता हूँ। तो मैं अकाउंटेंट को ओटीपी बताया, तो अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि सर मैंने तो अभी जनरेट नहीं किया किसको देने के लिए। तो वो सामने से कर ला रहा है, अरे अकाउंट दो, नहीं तो ओटीपी दो तुरंत, अभी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अनब्लॉक कर दूंगा। तभी वर्ड में दिमाग में आया ये स्कैमर है। तो इस पे तो एक वेब सीरीज भी बनी है, पता है ना आपको, जाम तारा। जानता रहा, हाँ। मतलब ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ, उनको खाली दिख रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके। उनको दिख रहा स्क्रीन है, शेयर कर लिए थे क्या? कुछ नहीं किया था, उनको दिख रहा है। हर स्कैमर को पता चलता है कि ये बैंक से ये आदमी के अकाउंट में इतना पैसा है, इतने पैसे से इतना पैसा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम थोड़ा स्कोप नहीं देंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑलवेज कीप अलर्ट। और अलर्ट नहीं है तो मोबाइल फ़ोन न उठाए, मैसेज का रिप्लाई मत कीजिए, सत्य बात हर जगह पर सतर्क रहे। है जी। जो बीएमएस होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जी जी। तो इसको कैसे कर सकते? कुछ नई नई छोटी छोटी भी सोसाइटी बन रही हैं मुंबई में, जैसे लोग जागरूक हैं, करते हैं। देखिए अभी जैसे आपको मैं बताऊँ ना, अभी कैसे पता है, बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स, जी इधर उधर एरिया क्या है, पूरा बैंक का है, जी। सारे बैंक का। तो सारे बैंकिंग सेक्टर का उन लोगों का बीएमएस से ऑपरेट होता है। बाकायदा वो टेक्नोलॉजी अपनाया भी है और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, और बाकायदा उससे उनको आउटपुट भी मिल रहा है। जी तो सिचुएशन ये है कि आप उस टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाएं। तो अभी पहले समझिए कि बीएमएस का टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। बिल्डिंग में मतलब आपके बिल्डिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें रहती है, जैसे हो गया लिफ्ट हो गया, राइट। आपका जैसे मोटर पानी आता है, पंप रहता है नीचे, जैसे नगर पालिका से आ रहा है, म्यूनसिपलिटी से आ रहा है, उधर से पानी आएगा तो एक जगह पर नीचे स्टोरेज होगा, बाद में उस चढ़ाने के लिए और एक मोटर रहेगा, वो मोटर से आपको वापस हर फ्लैट में जाता है सर्टेन टाइम में। तो ये पानी का व्यवस्था हो गया। उसके अलावा आपके बिल्डिंग में फायर फाइटिंग लगता है, आपके उधर सीसीटीवी लगा रहता है। तो ये सारे जगह सारे चीज़ों को आप अगर इंडिविजुअली मॉनिटरिंग करने जाएंगे तो आपको पॉसिबल नहीं है
नहीं तो उसके लिए अलग अलग के लिए अलग अलग पर्सन आपको रखो, हायर करना पड़ेगा, जो जिसके आपका कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा। जी। इसके लिए जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक टेक्नोलॉजी आपने अपनाया, वो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके ज़रिए आप ये सारे चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकते हो कि ये कौन सा चीज़ ख़राब हुआ, कंप्लेंट क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, तो आप जल्दी उसको रिजॉल्व कर सकते हो। जो चीज़ को आपको 4 दिन में रिजॉल्व करेगा, बीएमएस टेक्नोलॉजी से आप 24 घंटे के अंदर भी रिजॉल्व कर सकते हो। अच्छा। तो मेरे हिसाब से हर सोसाइटी और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, बीएमएस टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए। ओके, समझ गए। तो सर आप कंसल्टेंट ही करते हैं कि कोई बिल्डिंग बन रही तो आपने कंसल्ट कर दिया ये चीज़ ले लो, अगर उसके बाद कोई भी बोलता है कस्टमर कि हमको इंस्टॉल भी कराना है तो आप करके देते हैं? नहीं, जो क्लाइंट के पास मैं जनरली कंसल्टेंट करता हूँ, उधर मैं इंस्टॉलेशन नहीं करता अच्छा। हूँ। इसका कारण है, हम्म। मैं बेस्ट पॉसिबल दे नहीं पाऊँगा मेरा। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, कंसल्टेंट में क्या होता है, आपको टेक्नोलॉजी बताना है, आपको क्लाइंट को गाइड करना है। लेकिन अगर आप वहीं पर आ जाएंगे, अगर मुझे वो टेक्नोलॉजी खुद करना है तो मैं कस्टमर को अच्छा दूंगा, लेकिन क्या होगा, जो टीम हो रहे हैं, जैसे मेरी टीम से प्रॉब्लम नहीं होगा, और कोई टीम, जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात है। एक प्रोजेक्ट में कर रहा था कि हॉस्पिटल बन रहा था, उसका मेरे पास आया लिफ्ट का काम, जी। मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो मेरा काम क्या है, उधर लिफ्ट लगाना। ठीक है। तो उन्होंने बोला लिफ्ट लगा दो, हमारा एक राइट फाइनलाइज हो गया। तो हमने उधर हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में लिफ्ट लगा देंगे। ये था कोरोना का टाइम, ओके। जो कि कोई काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। जी। उस टाइम में हमने रेडी हुआ, वो काम करने के लिए, 2 लिफ्ट लगाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन लिफ्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 3 फेज सप्लाई, अच्छा, पावर। लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। उधर 3 फेज सप्लाई है ही नहीं, तभी वो बोल रहे हैं आप करो। तो सप्लाई के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है, ये है, उसमें टाइम लग जाएगा। जी। तो उसमें वापस टाइम लग गया। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने मेरे को खाली लिफ्ट लगाने के लिए दिया था। तो मैंने बोला कि तब तक मेरे को बोले कि आप, मैं बोला सिविल का स्ट्रक्चर मेरे को इस टाइप का चाहिए। तो बोल रहे हैं वो हमसे अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिविल मेरे स्कोप में ही नहीं है। मैं बोला कि आपको ऑलरेडी कोटेशन दिया था, जी। आपने अप्रूवल किया था ये। तो उनको वापस सिविल बंदा ढूंढना पड़ा। सिविल के बंदे की डिले की वजह से मेरा क्या हुआ, मटेरियल मैंने मार्केट से उठा लिया था वो काम करने के लिए। जी। सिविल का काम होते होते लेट हो गया, जिसकी वजह से मेरा लिफ्ट इंस्टॉलेशन डिले हो गया। बराबर। तो जो डिले का कॉस्टिंग आ गया, वो तो मैं क्लाइंट से डिमांड नहीं कर सकता हूँ। राइट। क्योंकि आपने सपोज आज जनवरी में हम बैठे हैं, हमारा रेट्स रहेगा। मैंने सपोज मेरा जो सप्लायर रहेंगे, उनसे मटेरियल मैंने मंगा लिया जनवरी में, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ अप्रैल में। तो 3 महीने का जो डिले हो गया, क्योंकि क्लाइंट तो एडवांस पेमेंट थोड़ा देते हैं, जी। वापस काम ख़त्म होने के बाद देते हैं। एडवांस पेमेंट से एक्स्ट्रा अमाउंट का मैंने मटेरियल ही मंगा लिया। जी। बाकी इंस्टॉलेशन का मेरा 20% रहता है, क्योंकि मटेरियल ही 70% 80% रहता है। 20% तो 10% मार्जिन ही हमारा रहता है। समझे। तो उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। अभी सिविल वाला उनको बोले कि हमें आइडिया नहीं है ये चीज़ का, हमें आपने क्यों बताया नहीं। बोला आपने लिफ्ट का कोटेशन मांगा। जी। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने किया और प्रोजेक्ट डिले हुआ, क्योंकि मेरे को क्या हुआ, सप्लायर को पेमेंट देना था, सप्लायर को दे दिया, मेरे को क्लाइंट से लेट पेमेंट है। तो इसके लिए जिस जगह पर मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, कंप्लीट कंसल्टेंसी कर देता हूँ ओके। कि आपको ये काम, ये सर्विस, और जिधर सर्विस देता हूँ उधर कंसल्टेंसी नहीं करता हूँ। एक ही चीज़ मिलेगी। क्यों, नहीं तो कंपनी मैनेज नहीं कर पाऊँगा अगर आप सर्विस, क्योंकि हम लोग सर्विस फील्ड में हैं। जी। कोई अगर मेरे को एस्केलेटर का काम दिया,
आप सपोज समझ लीजिए मेरा टारगेट रहता है 2 मंथ्स में ख़त्म करना है या 45 डेज में ख़त्म करना है, तो क्लाइंट से मैं उस हिसाब से बात करूँगा। तो अभी अगर उन्होंने सिविल का ख़त्म नहीं किया, ये नहीं ख़त्म किया, और बाद में अगर मैं कंसल्टेंसी भी करूँगा, उनको बताऊँगा, वो बोलेंगे आप ही टीम ला लो, तो एन बात पे टीम और रेट्स में नेगोशिएशन होगा वापस। राइट। तो ये सब झमेले में क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। राइट। और मेरे को अच्छा लगता है जो भी टाइम फ्रेम रहेगा उसमें काम ख़त्म करना बहुत सही लगता है। जी। टाइम डिले नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में। सेक्टर में बहुत सारी कंपनी होंगी, जी जी। तो आपकी कंपनी का बेस्ट क्या है कि हमारी कंपनी इसमें बेस्ट है, टाइम पीरियड से पहले काम करने में, अच्छी चीज़ें, अच्छी सर्विस देने में, टाइम से एम्प्लॉय पहुंच जाता है, किस चीज़ में है? देखिए हमारा कंपनी 2 चीज़ में बहुत अच्छा है। जी। ड्यूरेबल प्रोडक्ट यूज करती है, जी। मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो बोलते हैं, हम प्रोडक्ट ऐसा यूज करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं 1 साल वारंटी तो प्रोडक्ट 5 साल तक चलता है। क्या बात है। हम उस तरह का प्रोडक्ट, नहीं तो हम काम नहीं करते हैं। जी। पहला, और बेस्ट सर्विस। अभी क्लाइंट या कस्टमर, इनका ये प्रॉब्लम आता है कि कंपनी कांटेक्ट तो लेती है सर्विस का, कि आपसे इंस्टॉल कराया है, किसी से भी कराया है, कुछ भी, अब सर्विस भी एक होती है कि कभी भी हम कंपनी में कॉल करें तो प्रॉब्लम कैमरे को है या लिफ्ट को या किसी भी चीज़ को, तो कंपनी के एम्प्लॉय उसको आके जल्दी रिजल्व सॉल्व करे। हाँ, लेकिन कंपनी का वो आज टिकट डालेंगे उसके लिए कि ये प्रॉब्लम हुई तो 3 दिन बाद रिप्लाई आएगा, चौथे दिन एम्प्लॉय आएगा, तो ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं देखिए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इसके लिए तो हम धीरे धीरे कंपनी हमारे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये सर्विस देने में वैसा ही होता है जैसे आपने बोला कि मेल करो, कस्टमर केयर में जी। कॉल करो। जी। इधर क्या होता है, हमारे जैसे कंपनी है ना, जी। हम जानते हैं, ग्राउंड लेवल से आए हैं, राइट। तो हमें पता है कि कस्टमर को किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो हमने टीम उस हिसाब से बना कर रखा है, ये मेंटेनेंस टीम है, ये सर्विस टीम है, और ये इसमें एक्सपर्ट है, वो इसमें एक्सपर्ट है। तो हमने उस तरह का कर और डेडिकेट, उसके लिए डेडिकेट जो बोलते हैं, हमने अपना कस्टमर केयर रखा है, अच्छा। जो कि उधर फ़ोन करो, आपको विद इन 12 आवर्स सर्विस मिलता है। अच्छा। 12 घंटे के अंदर आपको सर्विस मिलता है। प्रॉब्लम अगर छोटा होगा इमीडिएटली रिजल्व हो जाएगा, और अगर आपका बड़ा रहेगा, कोई प्रोडक्ट का पार्ट्स बड़ा गया है, तो उसमें लाने में आपको हम लोग 1 डे 2 डेज, और बाकायदा हम लोग उसको लेटर में मेल में बताते हैं। उसके लिए हमारा 2 स्टाफ ऑलरेडी है जो कि उसको रिस्पॉन्स करने के लिए खाली। जी। देखिए आप कस्टमर को वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उनका रिजर्व नहीं किया, आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, कस्टमर को समझाना है, आपका वो काम है, आपने लिया है वो चीज़, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उनको अच्छा सर्विस देना है। नहीं तो कस्टमर कभी क्लाइंट नहीं बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर एक बार आता है, राइट। अगर बार बार आता है तो क्लाइंट बनता है। अच्छा, क्लाइंट है वो है। तो और मेरा जो अभी देखेंगे, ज़्यादातर मेरा क्लाइंट ही है, कस्टमर तो बनते ही हैं, लेकिन मेरा 99% बिजनेस क्लाइंट से ही आता है। अच्छा, ये जो आपने परिभाषा बताई कि कस्टमर वो होता है जो फर्स्ट टाइम आए और आए ही ना, अगर वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रहा है तो वो क्लाइंट बन जाता है। हाँ अच्छा, ये है ये? हाँ, क्या बात है। एक्चुअली कस्टमर जो रहता है वो आपके पास आएगा, आपका सर्विस उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके पास वो आएगा नहीं। जी। अगर वो बार बार आ रहा है, नहीं अभी मैंने एक बंगला बनाया, आप आ जाओ, जी। नहीं मैंने एक ऑफिस बना रहा हूँ, आप आ जाओ, वो एक आपके फैक्ट्री। ट्रस्टेड क्लाइंट हो गए हैं फिर। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे कंपनी का आपने रखा है नाम रुद्र इनोटेक, तो ये खुद के नाम पे रखा है आपने, हाँ और इनोटेक का मतलब क्या होता है? सर, इनोटेक का परिभाषा बोलेंगे तो रुद्रा इनोटेक मतलब, अभी रुद्रा मैंने इसके लिए रखा हूँ क्योंकि रुद्रा नाम क्या है कि मेरे दादाजी ने दिया था। अच्छा। तो अभी पता नहीं था कि रुद्र का नाम ऐसा ही है, तो धीरे धीरे करता गया, तो लोगों के साथ मैं जुड़ते गया। तो जैसे मैं जॉब, मैंने बताया ना जॉब कर रहा था ये,
तो लोग उसमें जानते हैं कि रुद्र को ही जानते थे। राइट। तो मैं बोला कोई नाम दूंगा, जब मैं स्टार्टअप बनाया हाँ। तो मैं बोला कोई दूसरा नाम, ये किसका है क्या है वो सवाल आएगा। राइट। अभी मेरे नाम से ही दे दूँ तो वो बहुत सही रहेगा। तो अभी रुद्र एंटरप्राइजेस ऐसा बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे अंकल जी सीए हैं, जी। उन्होंने बोला कि आपका कंपनी का नाम रुद्र इनोटेक रखो, ये थोड़ा इनोवेटिव लगता है ओके। और थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला चलिए रुद्र तो रखो, साथ में इनोटेक रख लो। तो इस तरह से मैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला नाम भी लग रहा है, वो हाँ, टेक्निकल नाम क्योंकि लग आप रहा है। टेक्निकली काम करते जी। हैं। और ये तो अंकल जी मेरे सीए हैं एक्चुअली, मेरे मौसा जी जो हैं वो मेरे सीए हैं। ओके। उन्होंने ही मेरे को गाइड किया कि आप रुद्र इनोटेक रख लीजिए जी। और आपका कंपनी का उस हिसाब से बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कंपनी किसका है क्या है। तो कंपनी बाद में आप ओनर हैं ये हैं पता चल जाएगा। जी। तो ऐसे चालू किया, धीरे धीरे चलते गया चलते गया। जी। तो सर अपना ऑफिस भाईंदर में है, जी जी। तो भाईंदर में अपने क्लाइंट ज़्यादा हैं, पूरे मुंबई में ज़्यादा हैं? नहीं नहीं, मेरा फिलहाल मेरा काम चालू है, मैं जो कंसल्टेंसी करता हूँ पैन इंडिया, अच्छा, पैन इंडिया। पैन इंडिया और सारे टेरिटरी में भी करता हूँ, इंडियन टेरिटरी में। जी। तो फिलहाल मैं अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहा हूँ गुजरात में, हैदराबाद में, दिल्ली में, ओके। ऐसा 5-6 सिटी में कोलकाता में 5-6 सिटी में पहुँच रहा हूँ। जी। तो धीरे धीरे मेरा कोशिश है कि पूरा इंडिया में जिधर सारे जगह पर इस तरह का टेक्नोलॉजी और इस तरह का लोगों को अवेयरनेस और लोगों को चाहत के ऊपर है कि कितना जल्दी हमें ये करना है। देखिए बहुत सारे जगह पर क्या होता है, ये डिवाइस तो ला लेते हैं लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलता। तो अभी हमारे जैसे कंसल्टेंट एक सेकंड, जो क्लाइंट 20 लाख खर्चा कर सकता है वो 20-30 हज़ार चार्जेस तो दे ही सकता है ना। अगर कंसल्टेंट्स को चार्जेस देकर उनका 20 लाख का प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल चल गया तो उनके लिए बेहतर है ना। बेहतर है। राइट। तो लोगों को ये अवेयरनेस आ रहा है धीरे धीरे। जी। नहीं तो पहले क्या सोचते थे हम 20 लाख का खर्चा किए हम उनसे ही ले लेंगे, लेकिन वो तो काम कर कर निकल जाएंगे, क्योंकि वो भी उनके एंगल से गलती नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग ये जॉइंट काम आ जाता है। कभी दूसरे का टीम डिले किया उनका टीम, तो ये सामने वाला क्या करता है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन वो प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप जो जिसके ज़रिए करें सिविल का, अभी जैसे फॉर एग्जांपल सर अभी हैंगिंग लाइट्स लगा रहता है, किस में लगा रहता है, सीलिंग के ऊपर। अभी सीलिंग जो हुई क्या गिर गया है तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाले का क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी वो बोल नहीं सकता। जो कंसल्टेंट रहेगा ना वो पहले चेक करेगा ये सिविल बराबर है ना, तभी वो बोलेगा इंस्टॉलेशन। लेकिन जो इंस्टॉलेशन टीम रहेगा वो कभी ये नहीं बोल सकता है ना कि इसका बराबर, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम आता है, इसके लिए कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। बराबर। ठीक है। तो रुद्र जी, काफ़ी हमारी बात हुई टेक्नोलॉजी के बारे में और दर्शक भी इसको देख के बहुत हैप्पी होंगे। अब हम थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। जी बताइए। कुछ आप 1-2 लाइन में आप जवाब दीजिए ऑडियंस के लिए। अगर आपको 2022 से पहले वाला वर्जन याद करना हो तो आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए 2022 से पहले मैं था एम्प्लॉय, अभी मैं हूँ एम्प्लॉयर। अभी काफ़ी एम्प्लॉय मेरे साथ हैं, जी। तो दोनों में काफ़ी अलग है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए लाइफ कितनी डिसिप्लिनड होती है? बहुत डिसिप्लिन होते हैं, जैसे? क्योंकि इंजीनियरिंग में एक चीज़ होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला पर्सन रहेगा वो चैलेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? उसमें आप नंबर ऑफ़ सेमिस्टर दिए होंगे, असाइनमेंट किए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, आपने बहुत सारे लैब टेस्ट किए होंगे। आप इतने टेस्ट, इंटरव्यू और ये सब देकर आप फाइनली डिग्री हासिल करते हैं, तो चैलेंजेस ने आप काफ़ी फेस किए होंगे। कोई ऐसी आदत जो आज भी आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई हो? देखिए अच्छे लोगों का
पहचान करना और उन लोगों के साथ जुड़े रहना, वही एक आदत मेरा अभी भी चल रहा है। जब लोग आपका नाम सुनते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपको किस रूप में याद करें? एक ही चीज़ में मुझे याद करे तो भरोसेमंद, राइट। ट्रस्टवर्थी। क्या बात है। आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन लिया है, बीटेक, एमटेक, एमबीए, आईआईएम से। ये सब कैसे सेव किया आपने? देखिए, बीटेक मैंने किया तो टेक्निकली बेसिक्स मेरे को क्लियर हो गए। तो बेसिक्स क्लियर होते मुझे और थोड़ा क्लियर करना था, तो मैंने उसमें मास्टर्स किया। ओके। मास्टर्स कर कर मैंने टेक्निकली तो साउंड हो गया, लेकिन मुझे मैनेजमेंट कुछ आता नहीं था। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट एक बनाते हैं, जी। तो आप या कोई सर्विस, एग्जांपल ले लीजिए, अभी आपने एक प्रोडक्शन हाउस में गए या फैक्ट्री में गए, ये गए, आप प्रोडक्शन तो कर देंगे, लेकिन प्रोडक्शन करेंगे टेक्निकली, आप डिज़ाइन तो कर लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में कितने टाइम में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको सेल कैसे होगा, ये सब चीज़ नॉलेज के लिए जी। मैंने सोचा कि मैनेजमेंट कर लो। तो ओके। मैनेजमेंट करने के बाद भी मेरे को थोड़ा कमी लगा। उसके बाद मैंने आईआईएम से किया। अच्छा अच्छा। तभी मेरे को लगा कि नहीं, अपने अंदर भी कुछ कला है, हम कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, मेरा लीडरशिप क्वालिटी बहुत एनहांस होकर निकला। था अंदर, लेकिन जो बोलते हैं ना, अंदर ही रह जाता अगर मैं आईआईएम से नहीं किया होता तो। उससे करने के बाद काफ़ी अपग्रेड हो गया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है आज के समय में? देखिए, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकली चीज़ें, आप तो कोई भी चीज़ को टेक्निकली रिजॉल्व कर सकते हैं, टेक्निकली चालू कर सकते हैं, टेक्निकली प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, कैसे बनाना है, और किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव, कितने रेट में उसको ख़रीदना है, कितने रेट में बेचना है, ये सब आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाता है। जी जी। मतलब उसमें पब्लिक भी मैनेज हो गया, आपको प्रोडक्ट भी मैनेज हो गया, सब चीज़ मैनेज हो गया। वो ऐसा मोमेंट बताइए आप जब आपको लगा हो कि अब तो अपना ही कुछ बिजनेस करना चाहिए खुद का। हाँ, एक्चुअली वो क्या हुआ, मैं पहले जॉब करता था, तो एक टाइम में क्या हुआ कि एहसास हुआ, जॉब करता था तो सडनली क्या हुआ कि मेरे बॉस थे, वो बॉस क्या है, हम दोनों ये तो, उन्होंने, मैंने एक कंपनी में कर रहे थे, तो वो मेरे बॉस फ्रेंड जैसे थे। तो उन्होंने क्या बोला था, तुम भाई सेल्स और एजुकेशन देख लो, बाकी फाइनेंस वगैरह मैं देख लूँगा। तो काफ़ी कुछ अच्छा खासा चल रहा था। सडनली उनका हार्ट अटैक में ओह। एक्सपायर कर गए। तो तभी क्या हुआ कि मैंने सोचा, तभी तो मेरा स्किल्स भी अच्छा था, ये था, मेरे पास दो ऑप्शंस था। इधर मैं वापस कोई एमएनसी कंपनी देखकर ज्वाइन कर लूँ, तो मेरे को सैलरी, लेकिन उसमें क्या होता है कि खाली मेरा फैमिली को मैं चला पाता था। अगर मेरे को उस टाइम में, अगर मेरे एग्जिस्टिंग कंपनी जो उस टाइम का था, उसके एम्प्लॉय लोगों को ये तो नहीं सपोर्ट कर सकता हूँ। जी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कंपनी को बढ़ाने के लिए मैं उस टाइम में मेरा स्टार्टअप करूँगा कर कर मैंने सिद्धांत लिया और चालू किया। जी। अच्छा, स्टार्टअप शुरू करने का फैसला अचानक बना या धीरे धीरे? धीरे धीरे बना। ओके। परिवार का रिएक्शन क्या था जब आपने बिजनेस शुरू करने का ठान थोड़ा लिया? इनिशियली वो लोग शौक में थे, लेकिन धीरे धीरे फुल सपोर्ट करने लगे। शुरुआती दिनों में सबसे प्रैक्टिकल डिफिकल्ट क्या थी? फंड अच्छा। फंड अरेंजमेंट, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करते हैं, आपको फंड लगता है, और आप तो उसमें कि एक बिजनेस कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, आपको टीम मैनेज करना जी जी। है, बहुत सारी चीज़ मैनेज करना है, लिमिटेड टाइम में मैनेज करना है, फंड ढूंढना। आप जब जॉब कर रहे थे, हालांकि सेल्स का ये एक्सपीरियंस आपको पहले से ही था, लेकिन जब अपनी कंपनी बनाई तो उस टाइम पे जब पहला क्लाइंट मिला तो क्या एक्सपीरियंस था? कैसा फील किया आपने? वो तो बेस्ट एक्सपीरियंस था, वो तो भूल नहीं सकते हैं। एक्चुअली वो एक शोरूम था, हम्म। उनके वहाँ पर नंबर ऑफ मीटिंग हुआ। उन्होंने एक क्लाइंट, बहुत बार बहुत सारे क्लाइंट को अप्रोच कर रहा था,
तो उनको वैसे ही अप्रोच किया, उनसे रेट नेगोशिएशन हुआ। ये जब फाइनली एडवांस चेक आया तभी बहुत हैप्पी फील हुआ था। जब टीम सिर्फ 3-4 लोगों की थी तब प्रेशर कैसे हैंडल किया? देखिए 3-4 लोगों का था तो उसमें टीम कैसा छोटा ही टीम था, तो उसमें क्या मैं खुद भी सीख रहा था, उन लोगों को भी सिखा रहा था। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन मैं बोला सीखना है अभी, जी। सीखना है, सिखाना है। तो वो लोगों को मैंने कुछ नया सीखा तो उनको सिखाया, वो लोग कुछ ये किए तो हम लोग आपस में सीख रहे थे। अगर बात की जाए तो रुद्रा इनोटेक को आप एक लाइन में कैसे समझाएंगे? देखिए रुद्रा यूनिटेक को अगर एक लाइन में बोलेंगे ना, ये है कंपनी जो कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्रोजेक्ट्स रहेगा उसका कंसल्टिंग करती है, एजुकेशन करती है, टेस्टिंग करती है, कमीशनिंग करती है रुद्रा यूनिटेक। आपके काम में सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या होती है? सेफ्टी, प्लानिंग या एजुकेशन? देखिए कोई भी काम होता है ना, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे फील्ड में, क्योंकि विदाउट सेफ्टी आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि देखिए आप लेडर पे चढ़ेंगे तो आप सेफ्टी ज़रूरी है, आपको सेफ्टी शूज़ पहनना है, ग्लोव्स पहनना है, प्रॉपर सिस्टमेटिकली आपको सेफ्टी में काम करना है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्लाइंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस बात की होती है? क्लाइंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन काम की, होती हाँ है, ठीक। हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, वो वर्किंग कैसे करेगा और कितना दिन करेगा। फॉर एग्जांपल अच्छा। कोई भी प्रोडक्ट देते हैं हम लोग, देखेंगे आप उसमें लिखा रहता है वारंटी 1 ईयर, इसका वैलिडिटी, तो वैलिडिटी से पहले ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, जी इसका सर्विस तो नहीं हुए, तो वो एश्योरेंस देने में ही हमें क्लाइंट को कन्विंस करने में टाइम लगता है। जी 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 जी। ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहा है आपका 3 साल में या इससे पहले जो आपको इमोशनली किया हो, जिस प्रोजेक्ट ने? हाँ, एक प्रोजेक्ट तो मेरे दिल पे बहुत गया और उसको मैं बहुत उसको फील करता हूँ, क्योंकि उसका जड़ से लेकर एक डाटा सेंटर मैंने डिज़ाइन किया था। क्योंकि वो डाटा सेंटर डिज़ाइन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहला हो गया वो सिविल में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे, उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि उधर मैकेनिकल वर्क भी बहुत सारे हुआ, टीम्स को पकड़ना है, ये करना। देन मेरा तो काम था ही उधर सर्वर वगैरह बनाना, जी मॉनिटरिंग यूनिट बनाना, पीसी लगाना, माइक लगाना और एक्सेस कंट्रोल लगाना। उसमें क्या हुआ, एसी लगाया तो सडनली उसमें दिक्कत आ गया, तो उसमें दिमाग लगा कर लीकेज सेंसर यूज़ किया। ऐसा काफ़ी सारे चीज़ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी उधर किया, तो समझ उसका ईच एंड एवरी डिज़ाइन करते करते काफ़ी टाइम लग गया हमें। आपके हिसाब से गुड इंजीनियरिंग क्या होती है? देखिए गुड इंजीनियरिंग अगर बोलेंगे ना, जो कि आप कितना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और कितना स्किल्स आपके अंदर है, तो जी। और कस्टमर को या क्लाइंट को जो कम टाइम में बेस्ट सोल्यूशन दे पाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई क्लाइंट रहा जिसकी फीडबैक ने आपको बहुत मोटिवेट किया हो? नाम तो नहीं बताऊंगा, जी। लेकिन वो एक आईएएस ऑफिसर थे, हम्म। तो उन्होंने काफ़ी प्रेज किया था, क्योंकि जब मैंने वो काम उनका कर दिया, हम्म। तो टेक्निकली वो खुद भी एक्चुअली इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने आईएएस ज्वाइन कर लिया, एक्स आईएएस ऑफिसर है। ओके। तो उन्होंने जब मेरे साथ टेक्निकली बात किया और उनको मैंने जिस तरह से सॉल्यूशन दिया, वो काफ़ी प्रेज हो किए, बोले कि रुद्र आपका बहुत अच्छा लगा, आप बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई इतने बड़े आईएएस ऑफिसर आपको अगर प्रेज कर रहे हैं यस यस यस। रिटायर्ड, तो उन्होंने लाइफ का 30-35 साल उन्होंने दिया है अच्छा, इंडियन एक्स गवर्नमेंट आई एस को। ऑफिसर थे? हाँ, एक्स आईएएस ऑफिसर। ओके। जब क्लाइंट नाराज़ हो जाता तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? एक ही चीज़ है, काम लिए आप उनका सुनिए, उनका क्या बात है आप समझिए, उसके बाद धीरे धीरे आप उसका सल्यूशन दीजिए, लेकिन काम रहना है आपको। सही है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं क्लाइंट से?
देखिए, एक ही चीज़ है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए आपका इंडस्ट्री में बेस्ट होना चाहिए। जो भी चीज़ करो, चाहे वो प्रोफेशनली करो और ये करो, तो उनको जो भी करो, आप क्लाइंट को ऐसा सर्विस दीजिए और इस तरह से सर्विस दीजिए ताकि क्लाइंट आपको रिपीट करे। राइट। तो गुड रिलेशनशिप उससे ही बनती है। आगे 5 साल में रुद्र इनोटेक को कहाँ देखते, क्या विजन है रुद्र इनोटेक का? देखिए, अभी तो मैं 4-5 स्टेट में ही काम किया हूँ या कर रहा हूँ, 5-6 स्टेट में। तो मेरा ऐसा विज़न है कि अगले 5 साल में इंडिया का जितना भी स्टेट है, 28 स्टेट वगैरह, जी। जितना यूनियन टेरिटरी है, सारे जगह पर मैं प्रोजेक्ट्स करूँ, क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दूँ। अच्छा, ग्रोथ के साथ वैल्यू मेंटेन करना कितने मुश्किल होता है? ग्रोथ के साथ वैल्यू मेंटेन खुद करना की कंपनी के, हाँ। डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको कुछ एथिक्स बनाना पड़ता है कंपनी में। जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपको अब इस साइट में आपको क्लाइंट को डिलीवरी देना है, आपने कमिटमेंट कर दिया है कि उस टाइम में आपका दिवाली है। तो दिवाली जानते हैं हर हिंदू का जी। ये रहता है। तो उस टाइम में दिवाली में भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, ओके। वो क्लाइंट को मैंने सबमिट किया हूँ, मेल किया हूँ, सर्विस दिया हूँ। तो ये क्या है कि कंपनी इसके लिए ग्रोथ हो रही है, साथ में वैल्यू भी कंपनी का रख रहा हूँ। क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो रिस्क है, रिस्क है। रिस्क है, लेकिन उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो आना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं ना, आप अकेले नहीं बढ़ते हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग भी बढ़ते हैं, एक समाज बढ़ता है, एक सर्कल बढ़ता है। आप पकड़ लीजिए, मैं बताता हूँ। मैंने जब शुरुआत किया था 3-4 लोगों से चालू किया, धीरे धीरे मेरे साथ इंजीनियर जुड़े, काफ़ी लोग मेरे साथ। अभी वैसा कोई कोई पर्सन रहते हैं जो कि स्टडी में अच्छे नहीं रहते, लेकिन उन लोगों का बाकी चीज़ में अच्छा रहते हैं, टेक्निकली समझ जाते हैं, तो साइट को इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो वो लोग का स्किल्स, तो उसमें आप एक टीम बना दिए। जी। तो मेरा वैसा टीम, तो आप सोचो अगर आप खुद एक फैक्ट्री बनाओगे खुद, तो आप कितने लोगों को आप इनकम दे सकते हो राइट। और रोजगार कितने दे एक रहे हैं आप। हाँ। अभी देखिए, जैसे कि आप पकड़ लीजिए जामशेदपुर, जमशेदपुर। टाटा ने एक विज़न किया, टाटा स्टील उधर ही बना है। हम्म। तो आज जामशेदपुर सिटी क्या बन गया है। सही है। तो कोई भी जगह पर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट होता है, जब क्या जितना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है उतना लोगों को रोज़गार मिलता है, और जितना रोज़गार बढ़ता है उस हिसाब से वो एरिया डेवलप होता है, उससे जुड़े लोग डेवलप होते हैं। सही है। अगर आज कोई क्लाइंट आपको सुन रहा होगा तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर थैंक यू वेरी मच, मैम थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े, आपकी वजह से हम लोग आज ये स्टेज पे हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो रुद्र जी, हमारी सारी बातें हो चुकी हैं कंपनी के बारे में, टेक्निकली, लेकिन एक छोटा सा और क्वेश्चन है। अगर आप आजकल मोबाइल लोग वाईफाई या डेटा ऑन करके सो जाते हैं, तो क्या उस टाइम पे भी उनकी बातें सुन रहा होता है कोई, या उनका कोई वीडियो कैप्चर कर सकता है? जैसे आपने शुरू में कहा था कि अभी तो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। सर वहीं एआई है, अच्छा। वहीं एआई है। जी। जो आप डाटा चालू करके रखते हैं, हम्म। आप सपोज कुछ भी सर्च किए हैं, कुछ भी ये किए हैं, या आप इवन नींद में कुछ बड़बड़ाए हैं, मोबाइल ने वो सुना है, आप देखना दूसरे दिन आपको रील्स उस टाइप का ही दिखेगा। वो क्यों दिख रहा है, वहीं एआई है। अच्छा, तो ये जो मतलब नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए डेंजर है या सही तो नहीं हो सकता नहीं, है? अगर सजेशन बोलेंगे ना, तो डाटा बंद कर कर ही आपको सोना चाहिए, मोबाइल को दूर रख कर ही आप सोइए। अगर नहीं सोएंगे तो उनके लिए क्या क्या नुकसान है? देखिए, मोबाइल तो वैसे ही सिग्नल वगैरह जो आता है उसको ज़्यादा आँख के लिए तकलीफ़ है, अगर जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो तो रेडिएशन 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 वगैरह का वो है। सब तो होता है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि
जो डेटा ऑन है, जो परमिशन लेके रखी है अलाउड में, हाँ। उससे क्या खतरा है, क्या है लोगों खतरा को? क्या है कि आपका एक्टिविटी कोई दूसरा जज कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो दूसरा जज कर रहा है। और वो कौन? कोई पर्सन नहीं है, वो आपका इंटरनेट जज कर रहा है। और आपका इंटरनेट जज कर कर पूरा मार्केट में वो बात आ रहा है। सपोज आप नींद में बड़बड़ाते हैं, तो जिसको ये करते हैं स्लीप अपनिया रहता है किसी को, राइट। तो ये सब चीज़ आपको, आपसे बेहतर वो मोबाइल जान देता है। तो ये सब चीज़ क्या है कि आप पर्सनल चीज़ पर्सनल तक रखें, जी। मोबाइल को अपना काम से व्यवहार करें, ताकि आपका अच्छा रहेगा। मतलब डेटा ऑन करके ऑफ करके सोइए, हाँ और वाईफाई वगैरह जो भी है। हाँ, नेट इंटरनेट बंद कीजिए, मोबाइल को दूर रखिए। जी। सोने से थोड़ी देर पहले, आधा एक घंटा पहले से ही मोबाइल दूर रख दीजिए। ठीक है। आप नींद कंप्लीट लीजिए, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। बराबर। उसका कोई मेडिसिन नहीं है। जी। देखिए, आपका तबीयत खराब हुआ, बुखार हुआ, सर्दी हुआ, तो दवाई है। नींद का कोई दवाई नहीं है। बराबर। नींद नहीं होने का दवाई है, लेकिन वो बॉडी के लिए नुकसानदायक है। जी जी जी। तो दोस्तों, हमारे साथ थे आज रुद्र पटनायक जी। आपने उनकी कंपनी के बारे में सुना, उनका स्ट्रगल सुना, और कंपनी के काम भी सुने, और कुछ टेक्निकल चीज़ों पर भी बात हुई है। तो आप बताइएगा, फीडबैक दीजिए कैसे लगे ये पॉडकास्ट, और देखिए। दाराज रूम में आया, काफ़ी डिस्कशन हम लोग का हुआ है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।